एक जीन है, दूसरा जीन यहाँ है, दूसरा क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो इनमें दूरी कम है, तो यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, लिंकेज ज्यादा होगा, और यहाँ पे लिंकेज क्या होगा, कम। तो कह रहे हैं ये कि उन्होंने, मॉर्गन ने कहा कि एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन है तो हमेशा जरूरी नहीं है कि लिंकेज बहुत तगड़ा हो, वो डिपेंड करता है कि उनका फिजिकल एसोसिएशन व फिर उनकी दूरी कितनी है। चलिए याद रखेंगे इसको। While others were loosely linked, देखो देखो लिखा है जो लूजली लिंक्ड है शोड हायर रिकॉम्बिनेशन, मतलब जो दूर दूर सिचुएटेड हैं वो आसानी से निकल के दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं, यानी कि वो हायर रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। और जो टाइटली लिंक्ड है बाबू वो शोड क्या लिखा, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। तो मैंने जैसे कि बताया कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। तो देखो शॉर्ट में बता दूं आपको कि लिंकेज मतलब एक क्रोमोसोम पे दो जीन है या दो क्रोमोसोम पे अलग अलग जीन है, उन दोनों के बीच की दूरी जितनी कम रहेगी बाबू, याद रखना, दूरी जितनी कम रहेगी लिंकेज उतना ज्यादा रहेगा, और लिंकेज जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन का चांस कम, यानी कि वहां से हट करके दूसरे के साथ संबंध बनाना, दूसरे के साथ जो है आप कैसे दूसरे के साथ जाना, जब एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, समझ रहे हैं ना, उस केस में अगर उस देखो अगर गैमीट फॉर्म हो रहा है या तो सेल डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, तो उस केस में जो जीन जो एलियंस जाएंगे तो पेयरिंग कैसे करेंगे, अगर उनका लिंकेज ज्यादा है, एसोसिएशन तगड़ा है, तो उनका चांस कम है रिकॉम्बिनेशन का, लेकिन अगर एसोसिएशन का कम है यानी लिंकेज क्या है, कम है, तो उनका रिकॉम्बिनेशन का चांस ज्यादा है। बस सीधी बात हम यही कह रहे हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट जीन व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। देखिए इंपॉर्टेंट है कि येलो फाउंड जीन व्हाइट एंड येलो की बात करें और व्हाइट की बात करें, इन दोनों के लिए जो जीन था बाबू वो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो करता था, वाइल व्हाइट और मिनिएचर मतलब छोटे विंग्स होते थे जो, वो 37.2% यानी कि ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते थे। हिज स्टूडेंट, बस सिंपल सी बात जो मैंने कहा उसका एप्लीकेशन देखिए बस, हिज स्टूडेंट Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between gene and mapped their position on the chromosome. Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing, जो हमने पढ़ाया था आपको, इसी से हम sequencing करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत ही मैं शॉर्ट में इसको बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, पहली बात तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है सब देख करके। देखिए पेरेंटल है ये, वाइल्ड टाइप ही कर रहा है, देखो यहाँ पे वाई, देखो ध्यान से, येलो व्हाइट, अगर प्लस है, अगर दो ये दोनों अगर साथ रहेंगे तो डोमिनेंट होंगे, क्या होंगे साथ रहेंगे तो डोमिनेंट, और मिलेगा आपको वाइल्ड टाइप। क्या मिलेगा, वाइल्ड टाइप मिल गया। वाइल्ड टाइप देखिए, ये देखिए ये फीमेल का है, ये मेल का है, फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे और इसमें एक एक्स एक वाई होगा, बोले यस, तो वही देखो इसमें दोनों सेम टाइप का दिखाया हुआ साफ साफ, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या हुआ ध्यान से देखें, यहाँ येलो है व्हाइट है, यहाँ वाइल्ड टाइप मिल गया आपको। अब इन दोनों क्रॉस कराया गया, अब देखिए F1 जनरेशन में मिला वो वाइल्ड टाइप मिल गया, देखो वाइल्ड टाइप में फिर कब मिला, जब Y प्लस डब्ल्यू प्लस, याद रखो जहां पे Y प्लस डब्ल्यू प्लस मिलेंगे, येलो व्हाइट प्लस में मिल गया, वो उसे हम वाइल्ड टाइप, बस एक निशान लगा है प्लस करके कि ये वाइल्ड टाइप होगा, डोमिनेंट होगा। येलो व्हाइट मिला इधर। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ क्वेश्चन अगर बनना चांस रहेगा तो क्या मिलेगा, पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्रॉस ए है, क्रॉस ए के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। रिजल्ट ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड में क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन वाई एंड डब्ल्यू, यानी कि व्हाइट, क्रॉस बी शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन डब्ल्यू एंड एम। देखिए डब्ल्यू एम मतलब व्हाइट एंड मिनिएचर, व्हाइट एंड मिनिएचर, ध्यान समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर हम व्हाइट और मिनिएचर विंग्ड वाले बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं येलो एंड व्हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब हुआ क्या, ये पहला वाला जो केस है, क्वेश्चन क्या बनेगा बस इस पे फोकस करिएगा। देखिए यहां पे येलो और व्हाइट की बात किया है, यहाँ पे व्हाइट और मिनिएचर वाले की बात किया, ऐसे याद करना, रटना चीजों को, बहुत ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखा ये गया कि यहाँ पे पेरेंटल टाइप में, ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखिए पेरेंटल टाइप में रिकॉम्बिनेशन 98.7% मिला, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन टाइप्स कितना 1.3%। यहाँ पे दूसरे वाले केस में, यहाँ पे देखिए पेरेंटल टाइप में रिकॉम्बिनेशन 62 देखिए, यहाँ पे दूरी बढ़ गई, देखिए ध्यान से, यहाँ दूरी कम है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया बताइए, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए,
पेरेंटल टाइप, यहाँ लिंकेज की बात कर रहा है, लिंकेज देखिए दूरी कम है, लिंकेज ज्यादा है, और यहाँ रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है। यहाँ देखिए लिंकेज कितना, यहाँ थोड़ा कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया क्योंकि दूरी क्या है, ज्यादा। बस यही याद रखना है। और याद रखना अगर W प्लस वाई प्लस मिल गया तो समझिएगा कि वो डोमिनेंट शो करेगा, और अगर अकेले अकेले हैं तो रिसेसिव हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा कि जो क्रॉस ए है, क्वेश्चन बनेगा तो क्रॉस ए वाले में कितना पेरेंटल टाइप याद कर लो 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है 1.3%। यहाँ पे पेरेंटल टाइप में 62.8% और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप में 37.2। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा। और कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट। अगर कहेंगे तो इस पे एकदम डिटेल वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम उसको पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं है आपको। चलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड दोज traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white, but if you look around you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient। इन्होंने कहा देखिए जीन ने दो ट्रेड के लिए की बात की थी, मान लो फ्लावर कलर, व्हाइट कलर, वायलेट कलर, लेकिन आपको पता है अगर आप किसी फुलवारी में चले जाएं तो वहां पर सिर्फ व्हाइट और वायलेट रहेंगे। अरे बहुत सारे कलर्स हैं, इसके इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे मान लो एक की हाइट है किसी की, मान लो कोई है यहाँ पे तो जिसकी हाइट है 7 फीट, कितनी हाइट है 7 फीट। चलिए अगर दूसरा कोई है उसकी हाइट कोई जरूरी है कि 3 फीट हो, अरे 4 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो वही कह रहा है कि हम एक्सट्रीम और एकदम एक्सट्रीम मतलब एकदम हायर और एकदम लोअर लेके चलें, ये बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है, थियोरेटिकल में भी होता है, लेकिन एक्चुअली हम बात करें अगर तो ऐसा नहीं होता है। हर एक हाइट वाले आदमी यहाँ प्रेजेंट है, इंसान प्रेजेंट है। चलिए लिखा है फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called polygenic traits. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called as मान लो हाइट है, चलिए हाइट है ना, मान लीजिए हम कह रहे हैं ये पॉलीजेनिक है। क्या है ये? मतलब कि मान लो कोई है 6.1 का, कोई 6.2 का, कोई 6.3 का, 6. तो बाबू यहाँ पे देखो इस सब के लिए अलग अलग जीन है ना, ऐसा नहीं है ना कि एक ही जीन है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, सबके लिए अलग अलग जीन है। यानी कि हाइट का ऐसा एग्जांपल हो गया जो पॉलीजेनिक है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स हो सकते हैं, तो पॉलीजेनिक इसको हम बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Environment के हिसाब से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। ह्यूमन स्किन, दूसरा एग्जांपल क्या आ गया? ह्यूमन स्किन। पहला एग्जांपल था ह्यूमन हाइट, दूसरा ह्यूमन स्किन। ह्यूमन स्किन, तो ह्यूमन स्किन का मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी है कि कोई गोरा हो काला हो, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, देखिए दिया है, क्या दिया है देखो ध्यान से, कि मान लो AA BB और CC आया तो पूरा डार्क मिल गया स्किन, ठीक है। अगर AA स्मॉल BB स्मॉल CC आया तो हम कहें लाइट कलर मिल गया स्किन का। लेकिन उसका क्या जब AA आ गया BB आ गया तब से तो इंटरमीडिएट मिलेगा। उसका क्या जब AA आया ABB था ACC आया, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है कि ह्यूमन कलर का भी हम बात करें तो ये भी पॉलीजेनिक है, यानी कि एक कई सारे जीन के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। चलिए हमें क्या लिखा है देखिएगा, ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द phenotype reflect the contribution of each allele. The effect of each allele is additive. To understand this better, let us assume that 3 gene ABC control skin color in human with the dominant form। ABC कैपिटल है जो है वो डोमिनेंट है, सब ए कैपिटल वाला, और जो रिसेसिव हो स्मॉल वाला है। कह रहा है कि अगर ये सब एक साथ आ जाए तो डार्केस्ट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? एकदम डार्केस्ट। और ये सब साथ आ जाए तो क्या मिलेगा? लाइटेस्ट मिलेगा। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील्स एंड 3 रिसेसिव एलील्स विल हैव एन इंटरमीडिएट स्किन कलर। इंटरमीडिएट मिल सकता है, ये मिल सकता है। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द कलर इन एन इंडिविजुअल। समझ रहे हैं ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल T जो है, कैपिटल T क्या हो जाए, ये टॉल के लिए है। मान लो ह्यूमन की बात करते हैं, कैपिटल स्मॉल t क्या है, ये ड्वार्फ के लिए है, तो कैपिटल T इंटरमीडिएट के लिए हो सकता है। डिपेंड करता है कैसा जीन है, कहां से आया है, क्या फंक्शन है उसका, याद रखेंगे। इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक। यानी कि पॉलीजेनिक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन, 3 से भी ज्यादा जीन से कंट्रोल किए जाते हैं कोई एक कैरेक्टर, तो उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Pleiotropy, when we have so far so the effect of a gene on a single phenotype or trait, there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। देखिए क्या है, एक जीन है
उसका ये भी काम कर रहा है, दूसरा भी काम है, तीन चीजों को इफेक्ट कर रहा है, उससे ज्यादा कर रहा है, इसे हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। सच अ जीन इज कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक जीन। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपिक इज मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि वो सीधे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। अभी देखिए आगे मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप्स। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइल कीटोनुरिया। तो प्लियोट्रॉपिक का एग्जांपल एनसीईआरटी ने जो दिया है इसको याद रखना, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जांपल, तो बोलना प्लियोट्रॉपिक जीन का। चलिए, व्हिच अकर्स इन द ह्यूमंस, द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, सिंगल जीन म्यूटेशन। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, तो होता क्या है इसमें, देखिए जो फेनिल एलेनिन है, फेनिल एलेनिन, ये होता है टायरोसिन में कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट होता है? टायरोसिन में। किसमें बाबू कन्वर्ट होता है? तो इसी के जीन को ये कुछ गड़बड़ कर देता है, इसे कन्वर्ट नहीं करने देता है, और ये जाकर के पूरा हमारे दिमाग में कहीं जाके इकट्ठा होने लगता है। तो अब हुआ क्या इसमें, देखिएगा इसमें, इससे दिक्कत क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर्स, स्किन पिगमेंट। देखिए 1 2 3, यानी कि एक जीन ने उस, ध्यान सुनना, एक जीन को हम म्यूटेट कर दिए, एक जीन को हम बर्बाद कर दिए, जिससे क्या हो गया, उसको म्यूटेट करने के बाद फेनिल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और ये फेनाइल एलेनिन अब उस अपने बुरे प्रभाव दिखा रहा है, जिससे कि मेंटल रिटार्डेशन आ रहा है, रिडक्शन इन हेयर आ रहा है, और स्किन पिगमेंटेशन। तो एक जीन की वजह से 3 फिनोटाइप डिस्टर्ब हो रहा है। इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट, सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं इसको। The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the geneticist. The initial clue about the genetic chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. In fact, the cytological observation made in a number of insects led to the development of the concept of genetic chromosomal basis of sex determination. कह रहा है कि इसे बहुत पजल रहा साइंटिस्टों के लिए कि कैसे ये सब सेक्स डिटरमाइन होता है। कुछ इंसेक्ट में देख के इन्होंने कुछ काम किया था, और इतना पता चल गया था कि ये सब जीन से रिलेटेड है, क्रोमोसोम से रिलेटेड है, यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये बातें तो कंफर्म थी। तो सबसे पहले हैंकिंग 1891 में, हैंकिंग थे 1891 में, कुड ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस इन अ फ्यू इंसेक्ट। याद रखना कि हैंकिंग, याद रखेंगे वर्ड से सब, हैंकिंग 1891, और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट में पहले इन्होंने देखा, एंड इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय हिम दैट 50% ऑफ द स्पर्म रिसीव्ड दिस स्ट्रक्चर आफ्टर। उन्होंने देखा कि जब इंसेक्ट में डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, जब मतलब कि रिप्रोडक्शन के समय सेल डिवीजन हो रहा है, यानी गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो एक स्पर्म था, जो एक गैमीट था, वो 50% सिर्फ, कुछ ऐसा मतलब एक सेल से सारी चीजें नहीं अपने अंदर ले आ रहा है, 50% कुछ है जो ट्रांसफर हो रहा है। तो इन्होंने इसको बोला एक्स बॉडी। क्या बोला? एंड ही कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस उन्होंने देखा कि कुछ है, जैसे मान लो एक सेल है किसी स्ट्रक्चर का, इस सेल में मान लो देखा उन्होंने कुछ है, मतलब मान लेते हैं एक्स वाई था। अब क्या हुआ, जब ये दूसरा सेल, जब स्पर्म बना रहा था, इसमें से 50% कुछ ट्रांसफर हुआ, मान लेते हैं, इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। क्या नाम दिया? हम सब एक्स मान रहे हैं, एक्स बॉडी नाम दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कितना परसेंट स्पर्म में आया, तो बोल देंगे 50%, क्वेश्चन अगर आएगा तो। चलिए नेक्स्ट, and this is why it was given the name X chromosome. मतलब further investigations by other scientists led to the conclusion that X body of Hanking was in fact a chromosome. That is why it was given the name X. तो उन्होंने देखा कि ये जो कुछ साइंटिस्ट ने देखा, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने देखा कि ये जो ट्रांसफर हो रहा था वो कोई और चीज नहीं है, क्रोमोसोम का ट्रांसफर हो रहा है। It was also observed that in a large number of insects that mechanism of sex determination is of exotype. ध्यान समझना आप इसको। देखिए हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? 46। इसमें से 44 क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, प्लस एक एक्स होता है, एक वाई होगा अगर वो मेल है तो। मान लो मेल अब क्या कर रहा है, स्पर्म बना रहा है, स्पर्म बना रहा है। स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल होता है, यानी गैमीट है। तो जब स्पर्म बनाएगा तो इस स्पर्म में कितना ट्रांसफर होगा? 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, जिसमें से क्या होंगे? 22 आपके होंगे ऑटोसोम्स, और एक अगर एक, अब डिपेंड करता है एक्स आ रहा है कि वाई, एक्स भी आ सकता है, वाई भी 50-50% चांस है। तो ये बन गया क्या? स्पर्म बन गया। फीमेल के पास क्या होता है? फीमेल के पास होता है बाबू 44 ऑटोसोम्स होगा, और क्या होगा? एक एक्स 2 एक्स होंगे। अब जब ये ओवम बनाएंगे, तो ओवम बनाएंगे तो क्या होगा? 23 क्रोमोसोम आएगा, जिसमें से 22 ऑटोसोम होगा और एक पक्का एक्स होगा। अब देखो 22 एक्स और 22 एक्स वाई, ये दोनों क्या करेंगे? ध्यान से देखना, अगर एक्स है
देखिए ध्यान से, और y भी हो सकता है। ये दोनों अगर मिलेंगे तो 22x 22x 22 44 तो 46 46 क्रोमोसोम बना, XX वाला बना 44 प्लस XX, तो ये लड़की हो जाएगी। और अगर XY बना तो देखा गया लड़का हो रहा है, यानी कि Y क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। चलिए, तो ये हम आपको एक मोटी मोटा आपको एक उदाहरण दे दिए। चलिए, इंसेक्ट में जो होता है एक्सोटाइप का होता है, दैट इज ऑल एग बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। कहने का मतलब क्या है, देखिए जो इंसेक्ट्स होते हैं, पूछेगा इंसेक्ट्स में कैसा मैकेनिज्म एक्सोटाइप का, तो होता क्या है, जो फीमेल होगी तो उसके पास XX होगा, और जो मेल इंसेक्ट होगा उसके पास सिर्फ एक X होगा, और एक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मींस बस एक X होगा, तो फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा X होता है। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द X chromosomes where some do not. Eggs fertilized by sperm having an X chromosome become male, and those fertilized by sperm that do not have X chromosome become male. इसका मतलब क्या, देखो फीमेल के पास हमेशा एक X रहेगा, और मेल के पास हमेशा एक X रहेगा, या तो कुछ वो भी नहीं रहेगा, याद रखेंगे इसको। देख क्या लिखा है, देखिए फिर से पढ़िएगा इसको। इन ऑल एग बियर एन एडिशनल X क्रोमोसोम, एक X तो है, लेकिन अगर एक है तो एक और X रहेगा, ठीक है ना, बिसाइड द अदर क्रोमोसोम। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द X क्रोमोसोम, कुछ के पास X होगा, वेदर सम डू नॉट, किसी के पास नहीं होगा, तो हम बोल दिए कि ये एक्सोटाइप का है, आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट सफाई कर दें इसका, देखिए नेक्स्ट क्या है। Due to the involvement of the X chromosome in the determination of sex, it was designated to be the sex chromosomes, and the rest of the chromosomes were named as autosomes। यानी कि वो क्रोमोसोम जो डिसाइड करते हैं कि फीमेल होगा कि मेल होगा आने वाले प्रोजनी, उसे हमने नाम दिया सेक्स क्रोमोसोम। क्या नाम दिया, और बाकी जो थे उनको नाम दिया गया ऑटोसोम्स। अब आता है ग्रॉसहोफर। ग्रॉसहोफर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन व्हिच द मेल हैव ओनली वन X क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स, वेयरएज फीमेल हैव अ पेयर। जैसे मैंने बताया कि अगर फीमेल है तो XX होगा, मेल है तो X एक ही होगा। चलिए, these observation led to the investigation of a number of species to understand the mechanism of sex determination in a number of other insects and mammals, including man. XY type of sex determination is the scene where both male and, ध्यान से देखेंगे, when both male and female have same number of chromosomes. Among the male, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. ठीक है ना, फीमेल जैसे कि एक X होगा, एक Y होगा, X बड़ा होगा, Y छोटा होगा, एक however have a pair of X chromosome, both male and female bear the same number of autosomes, hence the male have autosomes plus XY, यानी कि 44 autosomes है प्लस XY हुआ, तो मेल कह दिया इसको। जो बाबू देखो, जिसका एडवांटेज है आपको आगे चल के उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। while females have autosome plus XX, यानी ऑटोसोम 44 है प्लस XX होगा, तो फीमेल हो गया, ठीक है। beside autosome. In the above description, you have studied about two type of sex determination, that is exotype and XY type. But in both cases, male produce two different type of gametes, that is either with or without X chromosome, or some gamete with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamety. Male heterogamety क्या होता है बाबू? जो मेल है उनमें या तो XY है, या तो मान लो XO है, या तो कह दिया जो मेल है उसमें ZW तो केस में आता है, इसमें फीमेल में आ गया, या तो कुछ और है, मान लो हम कह दिए कोई और, मान लो जिसको हमको पता नहीं, मान लो कोई ऐसा इंसेक्ट जिसके बारे में हमको पता नहीं है, उसका मान लो आ गया PQ आ गया, तो मेल कह दिए। तो जो मतलब दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो एकदम अलग होंगे, या तो एक ही क्रोमोसोम एक नहीं होगा, तो हेट्रोगैमेटी देखने, होमोजाइगोसिटी देखने को नहीं मिल रही है, इसीलिए इसका नाम मैं दे दिया हेट्रोगैमेटी, यानी कि जो दो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों अलग अलग हैं। चलिए अब some gamete with X chromosome ये हो गया। In some other organism, example birds, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosome is same in the both male and female, but two different type of gamete in term for the sex. अगर कहीं में फीमेल हेट्रोगैमेटी देखने को मिली, जैसे in order to have a distinction with the mechanism, यानी कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि फीमेल में अगर XX हुआ तो फीमेल हो गया, तो ये तो होमोगैमेटी हो गया। लेकिन अगर हम देखें किसका केस, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है मुर्गा वाला, दिख रहा है ना आपको, मत लेना बना के इसको, देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, चलो पढ़ते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस बोथ इन ह्यूमन एंड इन डॉर्सोफिला। देखिए ह्यूमन की बात कर लें और डॉर्सोफिला की बात कर लें।
पहला ये हो गया, दूसरा ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? फीमेल हेट्रोगैमेटी, मेल हेटेरोगैमेटी। क्या शो कर रहे हैं? मेल हेटेरोगैमेटी, यानी कि एक्स वाई हुआ तो मेल और एक्स एक्स हुआ तो फीमेल। ये दोनों का सेम होता है ह्यूमन का, ड्रोसोफिला का। अगर हम बात करें इंसेक्ट में तो अगर एक्स एक्स आ गया तो फीमेल और एक्स ओ आ गया तो हम बोल रहे हैं मेल। तो यानी कि ये तीनों एग्जांपल हैं मेल हेटेरोगैमेटी के। पहला हो गया आपका इंसेक्ट, और दूसरा क्या होगा? हम ह्यूमन बोल दे, और हम तीसरा क्या बोल दे? ड्रोसोफिला। ये तीनों एग्जांपल हैं आपके मेल हेटेरोगैमेटी के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या, इफ द फीमेल हैज अ पेयर ऑफ एक्स, हो गया ये। चलिए, सी इन मेनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ दिस सिमिलर क्रोमोसोम। कुछ बर्ड्स में देखने को मिला फीमेल में ZW होता है और मेल में ZZ। यहां हम कह सकते हैं फीमेल हेटेरोगैमेटी। क्या कह सकते हैं? अगर फीमेल का सेक्स हेटेरोगैमस डिसाइड, दो अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे फीमेल हेटेरोगैमेटी। इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन डिस्क्राइब्ड हियर, द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज बीन designated to be the Z and W chromosome. In these organisms, the female have one Z and W chromosomes, whereas male have a pair of Z chromosome। ठीक है ना? तो ये फीमेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल हो गया। तो ये क्रोमोसोम ह्यूमन बता दिया मैंने। चलिए, ये बात करते हैं बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सा क्लास है मेरी यार 12th में। चलिए 10-5 मिनट और लेते हैं, कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है। The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosome an individual receives, an offspring formed from the union of sperm and egg developed as a female, and an unfertilized egg develops as a male। क्या कह रहा है? देखिए, मेल हनीबी, फीमेल हनीबी, इसने स्पर्म दिया, इसने अपना गैमेट दिया, ओवम दिया, मान लेते हैं। तो ये जो बना फ्यूजन से, ये मान लेते हैं 46, ये जो भी क्रोमोसोम रहेंगे, मान लो 2n कितना दिया है? 32 होता है। कितना होता है? 32। तो इसमें कितना होगा? 16 और 16। तो जो मिलेंगे वो भी 32 होंगे, और ये हमेशा फीमेल होंगे। हमेशा क्या होंगे? फीमेल। याद रखना, कह रहा है कि अगर रिप्रोडक्शन से बन रहे हैं दोनों, दो गैमीट से फर्टिलाइजेशन से बन रहे हैं, तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर भी बनेगी, और दोनों फीमेल होते हैं। या तो क्वीन बन सकती है या तो क्या बन सकती है? वर्कर बन सकती है। और अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल बाय मींस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। क्या हुआ? देखिए, फीमेल के पास था, मियोसिस हुआ, मियोसिस से गैमीट बना, गैमीट से क्या बना? गैमीट का बिना रिप्रोडक्शन में सीधे मेल बन गया, सीधे मेल। इसे हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। और ये फीमेल, और ये हमेशा मेल हनी भी बनाएगा, ड्रोन जिसे हम कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, This means that the males have half the number of chromosome than that of female। यानी कि जो फीमेल्स होती हैं हनी बी में, वो डिप्लॉयड होती हैं, और जो मेल होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। कितना अच्छा सा है, देखो नेचर का बनाया हुआ सब कुछ। मतलब कि यहीं पे एक ड्रोन है चच्चा, ड्रोन चच्चा हमारे हैं, उनका कोई भी सेल निकाल लो तो उसमें 16 क्रोमोसोम दिखेंगे। और कोई भी फीमेल है, फीमेल में आपकी क्वीन भी हो सकती है, और जो काम करती है बहुत ज्यादा वर्कर हो सकती है। इन दोनों में कितना रहेगा? 32 क्रोमोसोम रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्रोन जो है वो सीधे जाइगोट, बिना जाइगोट के डेवलप हुआ है, वो सीधे ओवम से डेवलप हो गया। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं कि सिर्फ 16 ही रहेंगे। क्योंकि ये जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फीमेल था, मियोसिस हुआ तो मान लो कि यहाँ पे दो गैमीट बना। जब गैमीट बन गया दोनों, जो ओवम बन गए, ये ओवम से ये सीधे क्या हुआ? इसका प्रोलिफरेशन हुआ, यानी कि डेवलपमेंट, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो हम कह दिए जो मेल बना, ड्रोन बना, इसके बॉडी में क्योंकि हैप्लॉइड ही रह जाएगा, गधवा, इसीलिए इस कंडीशन को सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइड। हैप्लॉइड कौन है? ड्रोन। और डिप्लॉइड कौन है? क्वीन और वर्कर। ठीक है ना? एंड हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर सच एज द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, दे डू नॉट हैव फादर एंड दस। ये इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में नहीं आता, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान समझिएगा कि जो मेल है, दे डू नॉट हैव फादर, उनके पिता नहीं है, बस माता है। दस कैनॉट हैव सन है, तो ना उनके पिता है ना बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उनकी ग्रैंड फादर है और वो बच्चे भी हैं। हेलो, हाँ बोलो, वीडियो बनाना, बोलो, 10-5 मिनट खाली हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या? देखो ध्यान से, ये फीमेल थी, मेल था, फीमेल ने गैमेट बनाया, मेल ने गैमेट बनाया। ये फीमेल है, फीमेल, ये पेरेंट है। ये क्या है बाबू? पेरेंट। ये गैमेट बनाया फीमेल ने,
तो फीमेल ने गैमेट बनाया, दोनों फ्यूजन हुआ, जब फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया, फीमेल बन गया। क्या बन गया, फीमेल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर ये फ्यूजन नहीं हुआ होता तब क्या होता, ध्यान से देखो, अगर फ्यूजन नहीं हुआ होता तो ये क्या बनता, ये जनरेशन पेरेंट हो गया, जनरेशन 1 हो गया, हाँ जनरेशन 1, ये होगा जनरेशन 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बन गया ड्रोन, क्या बन गया, ड्रोन, पार्थेनोजेनेसिस से। अब देखो ये ड्रोन के पास माता है, बस पिता नहीं है इनके पास, तो हम कहते हैं ड्रोन के पास फादर नहीं है, और ये ड्रोन अकेले बच्चा पैदा भी नहीं कर सकते, बच्चा पैदा नहीं कर सकते अब, तो इनका कोई सन भी नहीं होगा। यानी कि जो ड्रोन होते हैं, जो मेल होते हैं मधुमक्खियों में, उनका कोई पिता नहीं होता है, और ना ही वो किसी के पिता होते हैं। लेकिन देखिए इनकी माता जो है, इनके तो कोई पिता होंगे, तो इनके पास ग्रैंड फादर होंगे, और ये किसी के ग्रैंड सन भी है, तो वही कह रहा है, याद रखेंगे। चलिए, How is the sex determination mechanism different from birds? ये सब लोग ना देखते। म्यूटेशन, म्यूटेशन को जानते हैं हम लोग, दो पार्ट में यहाँ पढ़े थे म्यूटेशन को। म्यूटेशन होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। Mutation is a phenomenon which result in the alteration of DNA sequence and consequently result in the changes in the genotype and the phenotype of an organism. In addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. सबको पता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, alteration in चलिए अच्छे से पढ़ाते हैं। As you will learn in chapter 5, one DNA helix runs continuously from one end to the other in chromatid in highly supercoiled form. Therefore, loss, देखो क्या होता है कि हम म्यूटेशन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से, लॉस और गेन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन द एबनॉर्मलिटीज और एबेरेशंस। क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स। चलिए, कह रहा है कि अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए के सेगमेंट में कुछ चेंज हो जाए, यानी कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस है उसमें कोई चेंज जाए, तो इसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और उससे म्यूटेशन होगा तो क्रोमोसोम का भी नेचर बदल जाएगा, सीधी सी बात है। और ये हमको नॉर्मली देखने को मिलता है कैंसर सेल में, जो कैंसर कॉल करते हैं। इन एडिशन टू द अबव म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन सिंगल, अगर वो सिंगल बेस पेयर में हो रहा है तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। याद करिए, सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल बताए थे हम। और अगर डिलीशन एंड इंसर्शन हो रहा है तो हम उसे फ्रेम शिफ्ट, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाता था। चलिए, मैकेनिज्म हमको पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर के पहले हम पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, सिंबल्स क्या क्या है, ध्यान से देखिए। अगर ऐसे दे दिया रेक्टेंगुलर तो मेल है, अगर गोल है तो फीमेल है, अगर ऐसे दिया हुआ है बाबू रोम्बस बनाकर टेढ़ा, यानी किसी को टेढ़ा कर दिया तो हम सेक्स अनस्पेसिफाइड कहेंगे, यानी कि कोई भी हो सकता है, ट्रांसजेंडर कुछ भी। और अगर उसके अंदर भर दिया रेड ऐसे कर दिया तो इसको बोलेंगे अफेक्टेड। का मतलब क्या, अगर पेपर में आ रहा है कुछ भी कलर हो जाए भर दिया अंदर तो बोलेंगे अफेक्टेड, डिजीज्ड है। अगर इनको आपस में मिला तो बोलेंगे मेटिंग। और अगर डबल लाइन है तो आप कहेंगे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है ना, आपस में ही। और उसके बाद अगर ऐसे कुछ पूरा दिया हुआ है, देखो ये क्या है, पेरेंट एबव एंड चिल्ड्रन में, ये पेरेंट हैं, इनके ये बच्चे हैं, बस। अब देखो पेरेंट विथ मेल चिल्ड्रन अफेक्टेड, अगर ये पेरेंट है, इनका एक बच्चा है, बच्चा अगर चौकोर है तो इसका मतलब ये सन है अफेक्टेड है। अगर ऐसे 5 लिखा हुआ है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, मतलब ऐसे दे दिया कि माता है, ये पिता है, इनके ऐसे दे दिया तो लिख दिया 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। वो लड़का भी सकते हैं, लड़की भी ऐसे दिया है तो देखो सेक्स अनस्पेसिफाइड। चलिए, एक 10-15 मिनट का वीडियो इसमें और हम ऐड करेंगे। चलिए, दोनों को हम मर्ज करके तभी डालेंगे। चलिए मिलते हैं, मजा आ रहा होगा एकदम। चलिए मिलते हैं फिर, अभी अब लास्ट में इसको समझ करिए। थैंक यू।